Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class, I am going to start the new chapter, chapter 13, class 10th, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कई बार बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को इस समय मार्च में आपके लिए इसलिए दे रहा हूं ताकि हो सकता है कि किसी को अगर मुश्किल लग रहा है तो चीजें आसान हो जाए। चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर 13। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 13 एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इससे पिछला चैप्टर जो चैप्टर 12 है, इसमें आपने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट वाज इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट में आपने देखा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट हो जाएगा। सिंपल। करंट फ्लो होने से हीट हुआ, एक नया फेनोमेना हुआ। करंट फ्लो होने से हीट हुआ। आपने जाना, वहां पर आपने जूल्स लॉ पढ़ा, I²RT पढ़ा, वो सारे फार्मूले किए, न्यूमेरिकल किए, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल यूनिट भी देखा, kWh किलोवाट आवर। ये सब आपने पिछले क्लास में देखा। आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना देखने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने से भी वहां पर चमत्कार हो जाता है। जानना चाहते हो क्या हुआ? चलिए देखते हैं। देखा ये क्या माय डियर कि यहां पर एक मैंने कंडक्टर लिया है सिंपल, और इस कंडक्टर से अगर मैं करंट फ्लो करूं, इस कंडक्टर से मैं करंट फ्लो करूं, तो करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी लेके आनी पड़ेगी। ऐसे दो वायर टर्मिनल्स, उसके प्लस वाले प्लस से और माइनस वाले माइनस से यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें बैटरी चाहिए, और सीधे कनेक्ट करके डायरेक्टली इसको करंट से हमेशा करंट नहीं देते रह जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें एक स्विच भी लगा देंगे। तो एक बैटरी चाहिए, फिर एक स्विच भी चाहिए, ताकि जब चाहे तो मैं बंद भी कर सकूं, ये तो करंट चलता ही जाता है। और ये इंसुलेटेड है, मैंने पकड़ रखा तो इसका मतलब नहीं वो करंट लग जाएगी, ये इंसुलेटेड है। तो मतलब ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टर भी मिल जाएगा मुझे, कोई भी मेटल जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मैं बैटरी भी खरीद के लिए आऊंगा, दोनों एंड को कनेक्ट कर दूंगा, फिर एक स्विच भी लगा दूंगा। और अब हम यहां पर लाएंगे एक मैग्नेटिक नीडल। ये देखो, ये मैग्नेटिक नीडल जैसे ही आया, जब मेरा सेटअप, मैंने इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए, मैंने एक ABCD एक पेपर लिया और उसमें छेद कर दिया एक बीच में, और द कंडक्टर इज पास, कंडक्टर XY इज पास थ्रू इट। फिर मैंने इसको ब्लू कर दिया। नाउ द अदर टू एंड्स X एंड Y आर अटैच्ड टू द बैटरी टर्मिनल्स, जो इसको करंट दे रहा है प्लस का और फिर माइनस का। और हम देख रहे हैं कि यहां पर एक एम्पियर लगा हुआ है, जिसे हम करंट मेजर कर सकते हैं, कितना करंट इसमें जा रहा है, और एक स्विच भी दिया हुआ है, और इसमें फिर करंट फ्लो होना शुरू हुआ फ्रॉम X टू Y, मान लीजिए। तो जैसे ही मैंने ये मैग्नेटिक नीडल लाया, ये जो यहां पर दिख रहा है रेड और ब्लू का, इसमें आ जाता है डिफ्लेक्शन। ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, खट से डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन बाद में ये देखा गया कि अगर मैं अभी करंट मान लो कि X टू Y फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर मैं करंट Y टू X कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन, जो जब X टू Y से करंट फ्लो हो रहा था तब जो डिफ्लेक्शन आएगा, क्या सेम डिफ्लेक्शन आएगा जब करंट Y टू X फ्लो होगा? Then it has been observed that the current flows from X to Y. It will give the one deflection in one direction. Now, if the current is flowing from Y to X, it will give the deflection in another direction. Wow, ये हो गई ना चमत्कार। भाई करंट फ्लो हो रहा था इस Y से, इस कंडक्टर से, XY से, और डिफ्लेक्शन नीडल में हो रहा है। ऐसा क्या चमत्कार, ऐसा कौन सी घटना है? कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये तो कनेक्टेड भी नहीं है। ये नीडल कहां कनेक्टेड है? उस वायर से, और डिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है खामखा। लेकिन अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। करंट फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में तो ऐसे डिफ्लेक्शन, और अगर करंट को हमने चेंज कर दिया तो ऐसे डिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस सर? कुछ तो था इसमें। तो ये बात सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, मैं ऑब्जर्व नहीं किया हूं अभी, ये बात सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के द्वारा। ये साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, उन्होंने लैब में कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक नीडल लाते हैं तो इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाता है। कुछ तो बात है।
मतलब कोई ऐसा इफेक्ट है इस करंट में, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोला गया। क्योंकि जो मैग्नेटिक कैंपस है, ये जो कैंपस है, इसमें जो नीडल है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वही डिफ्लेक्शन हो रहा है जब इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाते हैं, तो उस समय इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, वही डिफ्लेक्शन इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से भी हो रहा है, इसलिए बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेट जैसा बिहेवियर होता है, गुण होता है, अगर किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो। और इस बात को यूज करके बहुत कुछ इजाद किया गया बाद में, अपना रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही यूज करके बाद में ये डिवाइसेस बनाए गए। और हद तो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑरेस्टेड साहब का कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहले उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया था, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ चेक किया गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका यूनिट भी उन्हीं के नाम पे दे दिया गया और उसको ओरेस्टेड बोलते हैं। आगे बढ़ोगे डिटेल में, क्लास 10th में तो ये बेसिक में है, क्लास जब 12th में जाओगे तो पूरे डिटेल में और भी पढ़ोगे, और उसके बाद तो अलग ही हो जाएगा, वो भी बाद में बात करेंगे। यहां पर हमने अभी जाना कि अगर किसी इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, देयर विल बी अ मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अंडरस्टूड? यही है फेनोमेना। पिछले क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट से हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे आप ठंड के दिनों में पानी गर्म करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करके रॉड से क्या करते हो, गर्मी ले लेते हो और फिर उससे पानी गर्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, और हम डिटेल में जानेंगे कि इसका क्या क्या यूज है, इसमें और कौन कौन से डिवाइस बने हैं, डिटेल में जानेंगे। अब देखिए कि मैग्नेटिक अगर फील्ड है, ये तो पता चल गया कि अगर कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे, यहां हमें जानना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसका डेफिनेशन, और फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं, वो कैसा होता है। तो इसको जानने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। वो एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लीजिए कि हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं और इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आयरन के छोटे छोटे पीसेज, स्मॉल फिलिंग्स हमने ऐसे फेंक दिया, ऐसे सजाया नहीं, ऐसे रख दिया उसके ऊपर। देखा गया कि ऑटोमेटिक से ये लोग अरेंज हो गए, ये सारे जो आयरन के पीस थे ये छोटे छोटे, ये अरेंज हो गए एक फैशन में, एक सीक्वेंस में। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये 9 से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होके साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रहा है, यहां से निकल के, और एक मतलब एक फैशन, एक अरेंजमेंट दिखता है उनके इस आयरन रिंग्स में। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हमें लेना चाहिए, इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे एक टीचर जब तक क्लास में बैठा है तो वो एक फील्ड जनरेट किया हुआ है, क्लास के बच्चों को लगता है कि अरे कुछ बोलेंगे तो फिर डांट पड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, या फिर घर में अगर पेरेंट्स मॉम डैड हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपना क्रिएट किए रहते हैं कि अभी चल लो पढ़ाई कर लो, जैसे वो गए तो उनका फील्ड खत्म और हम अपने धुन में लग जाते हैं। सुना है? तो ये वही है कि अगर बार मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ फील्ड्स होते हैं, लेकिन सवाल होता है कि वो फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो देखेंगे आगे। वो भी एक एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो फील्ड दिखता कैसे है। ठीक है, तो हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो लोगों ने पेन से इसको मिला दिया, यहाँ नॉर्थ से निकल के और साउथ पे टर्मिनेट हो रहा है तो इसको इसमें मिला दिया ऐसे करके, तो एक पैटर्न सा बन गया, और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जिसमें ये आयरन फीलिंग्स अरेंज्ड हैं, जिसमें आयरन फीलिंग्स अरेंज्ड हैं जिस लाइन में, उस लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द लाइंस along which the iron feeling align themselves represent magnetic field lines। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये कहते हैं ना कि ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ये कैसे बनाया गया, एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व करके कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ में जा रहा है। नेक्ड ऐसे ओपन ऐसे तो ये दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द
It is the lines along which the iron feeling themselves represents. Okay, and it originates. It seems that it originates from North Pole and terminates at the South Pole. So the lines through which magnetic fields are represented are called as magnetic field lines. जिस लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो चूंकि एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस तरह से आया। अब हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस फील्ड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें, कर्व में करें, इलेक्ट्रिकल कर्व में करें, कैसा करें। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक बार मैग्नेट जो यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे लिया गया। अब उसके बाद यहाँ से साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमने एक कैंपस लिया, मैग्नेटिक कैंपस जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, उसको हमने अरेंज किया अलग अलग लोकेशंस पे और उसको मार्क करते गए और हमेशा उसको उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक तरफ हो और फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक तरफ हो, इस तरह से हम अरेंज करते गए और यहाँ तक आ गए। ठीक है, इसी फैशन में ये अरेंज होते गया, इसका नॉर्थ साउथ फिर इसका नॉर्थ साउथ, ऐसे करके हम गए नॉर्थ साउथ करके यहाँ पर फिर नॉर्थ साउथ आ गया। इस फैशन में अरेंज की सारे लोकेशंस को हमने मार्क कर लिया और फिर इन सभी लाइंस को हमने मिलाया। सो आफ्टर here we see that कि आफ्टर मीटिंग ऑल दिस, ये अलग अलग नीडल्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे और हमने इस तरह से रखा और फिर उसको मिलाया तो ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा और मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा, इनसाइड का मैग्नेट क्या होता है। अब बच्चा जानना चाहेगा कि सर अंदर में क्या होता है, अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, वहां पर सब वैक्यूम है, कुछ नहीं है। ये जो लाइंस आपको दिख रही है यहाँ से, ये लाइन एंटर हो रहा है एस से और एन से निकल रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। And in general, we say that the North Pole, the magnetic field lines originate from North Pole and terminates from the South Pole. This is the field lines around a bar magnet. बार मैग्नेट के अराउंड ऐसा होता है, लेकिन अगर मैग्नेट कोई दूसरे टाइप का हो तो उसमें कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल है कि क्या ये फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा तो लगता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया। यस, इसके ये सिस्टमेटिक तरीके से ही होता है। इसमें कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, कोई धक्का मुक्की नहीं करते कि भाई एक दूसरे से ऐसे झिकझक, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से एक फील्ड लाइन ऐसे गया, एक फील्ड लाइन ऐसे गया, कोई भी जो है इसमें इंटरसेक्शन नहीं होता। अगर इंटरसेक्शन हुआ, अगर कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर गए, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो देखा ये जाएगा कि इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर कोई चीज इंटरसेक्ट करता है, आगे यहां पर मैं बताऊंगा आपको, तो देखोगे यहां पर अगर मान लो कि ये अगर इंटरसेक्ट कर जाते, ये अगर इंटरसेक्ट कर जाते तो इस पॉइंट पे, ये देखो ये हमारा फील्ड लाइन 1 है और मान लो ये फील्ड लाइन 2 है, तो इसके एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन में इधर इस फील्ड लाइन के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मैं हूं तो मैं इधर भी जा रहा हूं, मैं इधर भी जा रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक ही तरफ जाऊंगा ना अगर जाना है तो लाइक दैट। पॉइंट एक है और वो अगर इंटरसेक्ट कर गया तो वो डायरेक्शन पे ज्यादा फिजिबल भी नहीं है। तो इस तरह से फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो खासियत क्या है कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल पे टर्मिनेट होगा और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते। इफ दे विल इंटरसेक्ट, so definitely it will have the two directions and that will तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये मैंने आपको दिया है अलग से, आप नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। ये एक और बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी एक क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप में क्वांटिटी है, एक नहीं ऐसी मैग्नेटिक लाइन कुछ भी नहीं हवा में, इसका एक अपना आइडेंटिटी है, राइट। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ोगे 11 में, वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। कोई आदमी यहां से चलना शुरू करता है और कहीं जाएगा
तो ओरिजिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जिधर से वो गया है सारा डिस्टेंस वो मेजर कर ले, वो उसका डिस्टेंस होता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, जहां पर डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इन द सेम वे हियर द मैग्नेटिक फील्ड हैज द वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसे वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि आपका वेलोसिटी जो हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन आप वेलोसिटी बोलते हो तो वो वेक्टर हो जाता है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि सम 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका 2 मैग्नीट्यूड है और मीटर पर सेकेंड क्या है, उसका यूनिट है। समझ आ गया। लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ये भी हमें बताना जरूरी होता है। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी करते हैं along with the magnitude, right? The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये लिया गया कि नॉर्थ पोल किधर, जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमारे पास है, उसका नॉर्थ पोल जिस तरह से उसका डायरेक्शन देता है, राइट। तो नॉर्थ पोल जो है कंपास का, उसके डायरेक्शन जिस तरह से मूव करेगा इनसाइड द मैग्नेट, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, जो हमने पहले बताया था, और मर्ज एट द साउथ पोल, ये भी इसमें है। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड कर्व्स है, ये क्लोज्ड है, मतलब ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ पोल से, साउथ पोल पे ये खत्म भी हो रहा है और फिर से वो वापस जाएगा उधर की तरफ, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, वहां पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। फील्ड लाइन रिलेटिव स्ट्रेंथ को ही डिनोट करता है। जहां पर बहुत कम है, जहां पर 1-2 लाइंस है, इसका मतलब वहां पर फील्ड लाइन वीक है। द फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड है, ज्यादा है, जैसे कि उसके एंड्स पे, पोल पे, वहां पर कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो ज्यादा फोर्स वहां पर आएगा, आपको नजर आएगा। और अगर उसको दूर ले जाएंगे, जहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वहां पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो उसमें जो फोर्स होगा वो वीक होगा, कम होगा। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस, जैसे ये पहला फील्ड लाइन, ये दूसरा है, ये क्रॉस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे, ठीक है, दो डायरेक्शन हो जाता है। और इसका मतलब होता है कि एक आदमी को इधर भी खींच रहे हो, इधर भी खींच रहे हो, ये तो बचाना मर ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, लिखेंगे कि when the two magnetic fields intersect each other at a point, right, so it will have the two direction, which is practically impossible that a point will move in the two direction, right, a single point at the same time। ऐसा कुछ चमत्कार हो रहा है। अब हम देखेंगे, हालांकि कुछ और बातें हैं यहाँ पे किताब से, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक मोटर आपको बताना है, तो इसमें जो बेसिक इंपोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताया हूँ। इसमें एक और चीज होता है राइट हैंड थंब रूल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने अभी तक जाना कि अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हमने देना, जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमने जाना। अब हम देखते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है। भाई डायरेक्शन कैसे हुआ, डायरेक्शन तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रहा है, करंट को फ्लो होने से। मान लो कि हमने एक ये कंडक्टर लिया है सीधा, हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, सपोज करो ये मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई इधर की तरफ, ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर है, इसमें करंट मान लो कि ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है इसके चारों तरफ। ये कंडक्टर है, कोई रॉड है ऐसा, और इसके चारों तरफ ये फील्ड लाइंस है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। इस तरह से इसके फील्ड लाइंस होंगे सभी मैग्नेट में। इधर कोई मैग्नेट लाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, ये आपको पता चल गया है। अपने घर में भी कोई वायर है, उसमें अगर देखोगे उसके चारों तरफ मैग्नेट को दूर रखने के लिए बोला जाता है, रेडियो टेलीविजन से मैग्नेट को दूर रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उस प्रिंसिपल पे काम करता है। करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेट ले जाओगे तो कुछ फोर्सेस वगैरह वो उस पे लग जाएगा। चलिए लौटते अपने सवाल पे, जहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है ये वाला, ठीक है, और उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें करंट का डायरेक्शन मालूम होता है। तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपका दाहिना हाथ लीजिए और ये थंब दिखाइए, ठीक है। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में डालिए और आपका जो ये चार फिंगर है कर्व एक साथ, उसको कर्व करिए, घुमाइए। सो द कर्विंग ऑफ दिस यू फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सेट द, इसमें होता क्या है
कि हम कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सो यू हैव टू सेट योर राइट हैंड थंब्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को थंब को लगाओ और कर्न द रिमेनिंग फिंगर्स, उसको कर्न करो। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, देखिए मेरी तरफ घूम रहा है ये फिंगर, अपनी तरफ घूम रहा है फिंगर, आप खुद भी करके देख सकते हैं। करिए ऐसे फिंगर हाथ लाइए और ऊपर की तरफ जब आपका अंगूठा है, अगर करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो फिंगर हमारी तरफ है और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका फिंगर इस तरह से नीचे की तरफ है और चारों फिंगर्स को आपने कर्ल किया तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब करंट जो है हमारा डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो जैसे इस केस में अगर करंट डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, जब डाउनवर्ड है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हम चाहे तो इसको बोल भी सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो डायरेक्शन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से। समझ आ गया? तो ये स्ट्रेट कंडक्टर से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं, इस तरह से उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि राइट हैंड थंब रूल में मैंने बताया कि इमेजिन योर राइट हैंड थंब इज पॉइंटिंग, राइट हैंड थंब is pointing towards the direction of current, electric current. Curl the remaining four fingers, it will give the direction of magnetic fields. ठीक है, ये यही बात है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वहां पर मैग्नेट क्या करता है, फोर्स भी लगाता है दूसरे पे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा हम उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसमें तीन बातें आ जाती हैं। एक तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर करंट होता है, और तीसरा क्या आ गया फोर्स। तो अब ये वाला जो हमारा कर्लिंग वाला मेथड है वो नहीं काम करता। इसके लिए एक और साइंटिस्ट आए, और ये जानना जरूरी है मोटर पढ़ने से पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा ये रिवीजन करा दिया, नहीं तो मैं डायरेक्टली मोटर भी शुरू कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि ये सब चीज मालूम अगर नहीं है तो मोटर आसानी से नहीं बताया जा सकता, फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल में बात, अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको फ्लेमिंग का जो बायां हाथ है। वैसे फ्लेमिंग के पास ही बायां हाथ नहीं था, हमारे पास भी बायां हाथ है, तो हम खुद से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फ्लेमिंग साहब ने दिया था अपने बाएं हाथ से मेजर करके एक्सपेरिमेंट करके, दाएं हाथ से भी देखा लेकिन उसमें वो फिट नहीं बैठा, बाएं हाथ में फिट बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने बायां हाथ लिया। या हो सकता है कि वो बाएं हाथ के हो, इसलिए आज उनका बायां हाथ ही चल रहा है। लेकिन देखा गया कि दाहिने हाथ में वो फिट है। राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी है, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम दिखा देते हैं। ठीक है, वो फ्लेमिंग साहब का है, इसीलिए उनके नाम पे है। तो यहाँ पर तीन बातें हैं, कौन कौन से, एक तो फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दो हो गए, और फिर फोर्स किधर लगेगा। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स आर, जो मैं फ्लेमिंग यहाँ पर लिख देता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये क्या करता है, टू फाइंड द, ये यूज किया जाता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज किया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, करंट का डायरेक्शन हमें मालूम होता है, अब प्लस से माइनस किधर जा रहा है हमें मालूम होता है। ठीक है, प्लस टू माइनस जा रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है, क्या है ये भी मालूम है। करंट आप किधर फॉलो करोगे आपको मालूम है। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया राइट हैंड थंब रूल से। अब हम लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा के फोर्स निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और वो क्या कहता है कि अगर आपका फील्ड जो है, ये वाला फिंगर आपका फील्ड है, और जो आपका ये बड़ा वाला फिंगर मिड फिंगर ये करंट को देता है, तो ये फिंगर जो है ये बताता है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जिसको मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन, और या फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर के बारे में ये थंब हमें बताता है। और ये तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर, ये हमारा फोर फिंगर है, तर्जनी, ये अंगूठा, और ये मिडिल फिंगर मध्यमा। ठीक है, द मिडिल फिंगर और द थंब। So stretch the thumb, forefinger, middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular as shown in the figure. If the first finger points in the direction of magnetic field, अगर ये वाला फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, and the second finger in the direction of current, ये हमारा करंट है, इसको हमें पहले परपेंडिकुलर कर लेना है। तो जो हमारा थंब है, then the thumb will point the direction of
द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर और द मोशन। अगर वो मूव कर रहा है, फोर्स लगेगा, फोर्स से रोटेशन होता है, मूव करता है, तो वो उसके डायरेक्शन को भी बताता है, तो फोर्स और वो मोशन का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ये हमारा थंब बताएगा। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें जो फोर फिंगर है वो क्या लिया गया है? फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को लिया गया है। मिडिल फिंगर किसको लिया गया है? वो इलेक्ट्रिक करंट को लिया गया है। और थंब फोर्स लगा रहा है, मोशन लगा रहा है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि हमने आपको बताया कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल क्या है, अगर वो फोर्स लगाएगा किसी दूसरे पे, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम उसके फोर्स को भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक घटना के बारे में हमने जाना इस चैप्टर में, और इसको इजाद करने वाले थे ओरेस्टेड। तो उसके नाम पे ही ओरेस्टेड एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट भी दिया गया है, ये भी आपने जाना। और आपको याद होना चाहिए कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, ये जो इफेक्ट है जिसमें मैग्नेट किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से फिर वो फोर्स हो जाता है, इस बात को यूज करके बनाया गया है अपना इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये जो भी है ये इसी फेनोमेना पे आधारित है। तो इस सब में देखोगे आपको रेडियो में भी आपको स्पीकर मिलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्पीकर में मैग्नेट्स रहते हैं ना, तो मैग्नेट रहता ही रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैग्नेट ही रहता है। कैसे रहता है, क्या रहता है, कहां रहता है, जरा वो देखेंगे चैप्टर में। जनरेटर में भी मैग्नेट होता है और करंट फ्लो भी हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसको कैसे यूज किया जाता है ये हमें देखना है, आगे पढ़ना है। लाउड स्पीकर में भी देखो बड़ा सा आपने देखा होगा, उस केस में भी आपको मैग्नेट रहता है और मैग्नेट से आप सुनते हैं आवाज। माइक्रोफोन्स में भी रहता है, यही फेनोमेना यूज किया गया है। जैसे ये देखो एक मोटर मैंने एक सिंपल लिया है, एक इतना बड़ा सा मोटर। मोटर भी कई तरह के होते हैं, अगर देखा जाए छोटा सा फैन में लगने वाला मोटर से लेके खिलौने का मोटर, टॉयज का मोटर, छोटा छोटा कार होता है ना, उस समय छोटे छोटे मोटर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक वाले सिस्टम्स है। आपके फैन में मोटर होता है, कंप्यूटर के फैन में, लैपटॉप के फैन में, हर जगह छोटे से छोटे बड़े से बड़े। घर में पानी चलाने के लिए तो सबको मालूम है मोटर चला दो, ये नहीं पंप रहता ना, पंप रहता है, लेकिन उसको कहते हैं मोटर चला दो। तो मोटर चलाने से फिर ये सवाल उठता है कि मोटर चलता कैसे है, बना कैसे है। इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि हाउ द मोटर वर्क्स, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ मोटर एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स। तो हमें प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल भी देखना है। And apart from these, we have to see also that construction of motors, right? The applications of motors as well. तो अलग अलग तरह के, देखो ये छोटा सा मोटर है, और ये मैंने सिंपल लिया कि ये मोटर इस तरह से काम करता है। देखो इसमें भी नॉर्थ पोल N और S दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये मोटर का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल होता है। ये मोटर के अंदर क्या होता है, इसको कट करोगे ना कहां से, ये दिखाई देगा, इसको खोलोगे तो इसमें दिखाई देगा कि ये एक नॉर्थ पोल ऐसे और एक साउथ पोल रहते हैं, उसके अंदर ये भाई साहब रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि अपने आप रोटेट करने लगेंगे, इसमें करंट फ्लो हो जाता है। ये प्लस और माइनस जो है ये बैटरी के लिए होता है, आगे दिखाऊंगा डिटेल में। इसके कंस्ट्रक्शन से इसमें करंट फ्लो होता है, फिर ये इसको रोटेट कर देता है। और जब अगर एक मैग्नेट यहाँ पर रोटेट करता है, मूव करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर ये दो मैग्नेट है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे रोटेट हुआ, ये हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तब जाके ये शाफ्ट रोटेट करता रहता है अल्टीमेटली। और मोटर को चलाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो अगर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक NS नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपस में क्रॉस करके आपको एक नया फेनोमेना देते हैं, इस मोटर को रोटेट करते रहते हैं। और उस मोटर को रोटेट करके आप कुछ भी चला लो, गाड़ी चला लो, फैन चला लो, कुछ भी चला लो। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। अभी तक इतना पता तो चल गया होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ तो ऐसा होता है कि अगर मान लो कहीं कोई कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, दो मैग्नेट होंगे, और फिर वो कुछ ऐसा रोटेशन कर रहा होगा, फिर उसमें वो मैग्नेट होगा। अगर इतना भी अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अभी आपको मोटर के बारे में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। पहले हम जानेंगे फिजिक्स इसमें क्या लगता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्यों होता है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मोटर में देखो, मोटर चलाने के लिए पहले स्विच दबाते हो, आप घर का मोटर चलाते हो ना टंकी पानी भरने के लिए, तो आप मोटर चलाने के लिए पहले, अगर लाइट नहीं है तो मोटर ही नहीं चल रहा है, तो पहले तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सो एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। जैसे मोटर एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि भैया एग्जाम में इलेक्ट्रिक मोटर लिखना है, घर में मोटर याद कर लेना। घर में मोटर चलाने के लिए क्या करते हो, पहले स्विच दबाते हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और पंप चलाने के लिए वो घूमता रहता है, कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो मैकेनिकल कहलाता है, मैकेनिकल पोर्शन में आता है। इसलिए an electric motor works on the principle of conservation, principle of conversion, principle of conversion of electrical energy into mechanical energy। ये बात ध्यान रखना है। An electric motor works on the principle that when a reactor, अब हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। कोई पूछता है कि भाई ये ठीक है, आप कह रहे हो कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता कैसे, ये कन्वर्जन होता कैसे है, ये बताओ। बेसिकली शॉर्ट में ये बता रहा हूं, यहां पर आगे और डिटेल में देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, और उस कॉइल जो होते हैं ना, आप जैसे वायर है ये इस तरह का, वैसे कॉइल इसको नहीं, ओपन कॉइल रहते हैं, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ओपन कॉइल रहते हैं। आप उसको इस तरह से आयरन कोड के ऊपर ऐसे, या ऐसे सिंपली ही ऐसे दो ऐसे लगा दो। अभी जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे वो सिंपल रहता है, लेकिन आयरन कोड के ऊपर ऐसे बाउंड कर दिया जाता है, ठीक है। So rectangular coil is placed in the magnetic field, दो मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं, and current is passed through it, okay, a force act on the coil which rotate it continuously। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब दो मैग्नेट ले लो बड़े बड़े, और उस मैग्नेट के बीच में कॉइल रखो, और कॉइल में करंट फॉलो कर दो, स्विच दबा दो, तो वो रोटेट करने लगेगा। यही है मोटर। अब हम डिटेल में देखेंगे कैसे रोटेट करता है, ठीक है। So what is the working principle of electric motor? We know it is the conversion of electrical energy into mechanical energy. Basically, in an electric motor, rectangular coils are placed inside the two poles of the magnet. Current is flowed through the conductor. Then we see that a force will act on the coil that will rotate the shaft, and that is the that acts on the coil which rotate it continuously, और वो रोटेट करने लग जाता है। रोटेट करने से चूंकि वो दो ऐसे एक शाफ्ट पे ऐसे लगा रहता है, तो वो शाफ्ट को भी रोटेट कर देता है, जिससे हम कोई पंप चला लेते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं, सिंपल है, फैन चला लेते हैं। So where it is used, what are the applications of electric motor? बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक मोटर is used as an important component in electric fans। देखा जाए इलेक्ट्रिक मोटर में, फैन में इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर में जो घर में फ्रिज होता है उसमें भी होता है आपको मोटर, मिक्सर में भी मोटर होता है, वॉशिंग मशीन में मोटर होता है, मोटर जल जाएगा, सुना होगा कभी घर में। कंप्यूटर्स में मोटर होता है, MP3 प्लेयर, CD, बहुत सारे एग्जांपल है। खिलौने, कहां मोटर का यूज नहीं होता। जहां पर भी देखते हो कि अगर बिजली से कोई रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो समझ लो कि वो मोटर ही है, ठीक है, जिसको यूज करके कोई काम कर रहे हो आप, चाहे पंप चला रहे हो, पानी के लिए चला रहे हो, चाहे वो गाड़ी को चलाने के लिए यूज कर रहे हो, वो मोटर भी होता है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है, कार होता है, बाइक होता है, उसमें भी मोटर लगा रहता है। इलेक्ट्रिक बाइक देखा है, सुना है, कार देखा है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर देखा है, उसमें भी एक बड़ा सा बैटरी, और बैटरी से क्या करते हो, करंट देके और फिर हम मोटर को ऑन कर देते हैं, कॉइल रोटेट होता है, और वहां से फिर वो शाफ्ट को रोटेट कर देता है, जो कि गियर बॉक्स से अटैच होता है, और फिर वो डायरेक्टली मूव करने लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे फैन में देखो, फैन में भी कभी देख लेना, मोटर होता है, बहुत ही छोटा सा मोटर होता है फैन का। ये एक मोटर है, जरा ध्यान से देखो, किसी ने देखा हो, ये रेफ्रिजरेटर मोटर है। रेफ्रिजरेटर को खोलोगे तो उसमें भी इस तरह का मोटर होता है, हालांकि इसमें कई वैरायटी आता है, सिंगल फेज, ट्रिपल फेज मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर, बहुत तरह के मोटर्स की भी वैरायटी है, DC मोटर है, AC मोटर है, स्टेप मोटर है, तो वो अभी आपके सिलेबस का नहीं है। मोटर में भी बहुत वैरायटी है। अभी हम बेसिक और सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल देखेंगे, क्लास 10th लेवल के लिए जो जरूरी है उतना सफिशिएंट है। अब एक और मोटर देखो, इस तरह का मोटर अगर किसी ने देखा हो, नहीं देखा है कोई बात नहीं, आपके वॉशिंग मशीन में भी मोटर होता है। वॉशिंग मशीन जो ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, और वॉशिंग मशीन कैसे चल रहा है, देखो आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो इलेक्ट्रिक करंट आपने दे दिया तो करंट गया, इट इज द
इफेक्ट ऑफ, नो, यहाँ इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ही चाहिए, और वो कंडक्टर से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से एक मोटर भी डिवाइस बनता है जिससे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का एक मोटर का सिंबल है हर जगह, मतलब आपको आज के डेट में तो मोटर कहीं ना कहीं जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिख ही जाता है। अब हम जानेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो क्लास 10th लेवल में हमें लिखना है एग्जाम में, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है। ये कंस्ट्रक्शन सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो मार्केट में मोटर बना बनाया होता है उसमें और भी कई कंपोनेंट्स और ऑक्सिलरीज होते हैं। तो पहले बेसिक समझ लो। अभी एज ए 10th स्टैंडर्ड हम समझना चाहते हैं कि अगर उसमें सिर्फ एक कॉइल हो तो उस एक कॉइल में क्या होगा। वैसे उसमें हजारों कॉइल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मोटर। हमें जितने पावर का मोटर चाहिए तो उतने कॉइल्स हम उसमें लगा सकते हैं, उसमें वैरायटीज ला सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्लास 10th में अभी हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन जो बहुत ही बेसिक और सिंपल है। जो मैंने शुरुआत में बोला था कि करते क्या है कि दो पोल्स लेते हैं मैग्नेट का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। ये नॉर्थ पोल कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूं। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, उसके बीच में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल, आप इस तरह से बना लेना, रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते हैं ए बी सी डी। आप इसको देख के ऐसे बना सकते हो। ये हमारा ए बी सी और ये डी यहां दिख रहा है स्क्रीन पे। ए बी सी डी हमारा एक कॉइल है और ये अटैच है दो स्लिप रिंग से। इसको आगे लाओगे तो ये अटैच है दो ऐसे स्लिप रिंग से, और इसके बीच में ऐसे एक शाफ्ट लगाया गया है जो रोटेट होता है। इसको हमें अटैच करना है स्लिप रिंग में, उसके ऊपर एक ब्रश लगा हुआ है। यहां देखोगे ये एक एक्स और वाई ऐसे दो ब्रशेज लगे हुए हैं, और ब्रश जो कि कंडक्टिंग मटेरियल्स के होते हैं, और इसके ऊपर में ये हमारा, ये देखो ये स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं, और इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है स्लिप रिंग्स का, दैट आर बेसिकली द इंसुलेटेड मटेरियल। इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, ये इंसुलेटेड है, यहां पर करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहां पर करंट फ्लो होता है, यहां पर करंट फ्लो होता है। ये इंसुलेटेड है तो इसमें करंट नहीं आता, नहीं तो भाई ये करंट तो अगर किसी से कनेक्टेड है तो उसको भी करंट लग जाएगा, तो इसमें करंट नहीं रहता। ये इंसुलेटेड मटेरियल से है, ये स्लिप रिंग है, ये कनेक्टेड है। अब जो ये कंडक्टिंग ब्रशेज है, ठीक है, ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यहां पर आपके बैटरी लगे हुए हैं इस तरह से, और यहां पर हमने स्विच दे दिया। स्विच होना जरूरी है, नहीं तो करंट हमेशा फॉलो होता रहेगा, तो एक हमने स्विचेज भी यहां पर लगा दिया है। राइट, so this is the construction of overall the electric motor, a simple। अब यहां पर देखोगे रेक्टेंगुलर कॉइल, सर एक ही क्यों लिया गया? भाई एक ही रेक्टेंगुलर कॉइल लिया गया है, हालांकि प्रैक्टिकल मेश में हजारों कॉइल्स होते हैं, और नॉर्मली ये कॉपर के ऊपर ऐसे, मान लो कि ये हमारा प्रैक्टिकली देखोगे तो ये इस तरह से माउंट होता है, और इस पूरे असेंबली को ये एक रॉड होता है आयरन का, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं, उसके ऊपर कॉपर के कॉइल ऐसे अमेटे होते हैं। मार्केट में इसको आर्मेचर के नाम से बेचा जाता है, आर्मेचर बोलते हैं, देख लेना लास्ट में बताऊंगा। लेकिन थ्योरी में अभी हमें क्लास 10th में यही लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में अभी एक कॉइल आपको समझने के लिए दिया गया है, इसमें बहुत सारे कॉइल्स रहते हैं, तो एबीसीडी ये बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। हम लिखेंगे क्या क्लास में, वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। जो आप क्लास में लिखोगे, ये देखो ये पूरा डिटेल में है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन द फिगर है कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर आयरन। वो इंसुलेटेड मटेरियल का होता है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म एबी एंड सीडी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आर्म एबी और सीडी यहां पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें देखना होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। एबी और सीडी ये है। यहां पर जो मैंने बताया है कि लिखेंगे इट इज कनेक्टेड, आगे मैं वही बता रहा हूं आपको कि the ends of the coils are connected to the two halves P and Q of the split ring and the inner side of the split rings are। ये जो मैंने बोला था आपको वही पूरा मैं यहाँ पर लिख के भी दिया हूँ कि the inner sides of these half rings are insulated। जो स्लिप रिंग है यहाँ पर मैंने बताया था कि वो इंसुलेटेड होता है, बाहर वाला जो है वो करंट कैरी करता है। The external conducting edges of P and Q touches two conducting stationary brushes X and Y respectively as shown in the figure। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये ऐसे दो नॉर्थ पोल बना लेना है, दो साउथ पोल बना लेना है, उसके बीच में एबीसीडी ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाना है,
और आपको बताना है कि ये अटैच होता है टू ब्रशेज एक्स और वाई से, और एक्स और वाई अटैच है टू स्लिप रिंग से, पी और क्यू से स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का अंदर वाला भाग जो इनसाइड रिंग्स है दैट आर बेसिकली इंसुलेटेड एंड द आउटर मोस्ट पोर्शन आर कंडक्टिंग यूजिंग अटैच टू द टू ब्रशेज एक्स एंड वाई। तो इतना बात हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको एक्स और वाई को ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, फिर इसमें एक स्विच लगा देंगे। तो एक दो बार इसको लिख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आपको पता भी चल जाएगा कि एक मोटर के अंदर बेसिकली यही होता है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि जब हमने स्विच दे दिया तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। जब आपने स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा, आप ये स्विच ऑन करोगे तो ये प्लस से माइनस की तरफ, मान लो इधर से आपका करंट जाने लगता है इसमें। जब करंट हमारा जाना शुरू हो गया, ये देखिए यहां पर ये प्लस से माइनस की तरफ इसमें करंट जाना शुरू हो गया। ये करंट पहले एबी के थ्रू जाएगा, एबी में जाएगा तो जैसे करंट फ्लो होगा और यहां पर एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब इसका फोर्स हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करो, करंट के डायरेक्शन को अलाइन करो, तो आपको दिख जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे है, तो ये हमें डाउनवर्ड लग रहा है एबी के फोर्स में। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये जो एबी में मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड लगेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। इसी तरह से सीडी में लगाओगे, सीडी में लगाओगे तो वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसमें करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये उसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। करंट इसमें सी टू डी फॉलो हो रहा है, तो फोर्स इसमें अपवर्ड लग रहा है। तो दो हाफ रिंग है, आधे में डाउनवर्ड लग रहा है और आधे में हाफवर्ड लग रहा है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है एबी में, ठीक है, वो ए टू बी है और उसमें डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो डाउनवर्ड है, और वो उधर की तरफ गया तो वो फिर जब सीडी की तरफ आया तो वो डाउनवर्ड हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें कंडक्टिंग है यहां पर और फिर ये माइनस की तरफ आ जाएगा, फिर यहां से करंट इधर आ जाएगा, फिर क्या ऐसा ही चलता रहेगा। बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो ये स्लिप रिंग लगा हुआ है वो एक कम्यूटेटर की तरह बिहेव करता है, और यहां आने के बाद ये करंट फिर से लौट जाता है उसी में, फिर से यहां पर रिवर्सल ऑफ द करंट हो जाता है, क्योंकि यहां तो कोई कंडक्टिंग है नहीं, क्योंकि इनसाइड मटेरियल जो स्लिप रिंग का है वो इंसुलेटेड है। तो ये ऊपर वाला जो है यहाँ ये अंदर ये रॉड में पानी नहीं देता है, तो यहां से ये करंट फिर से वापस लौट जाता है। अब ये अपवर्ड हो जाता है और ये डाउनवर्ड हो जाता है। ये फिनोमेना होता है उसके थ्रू, और फिर से ये करंट का सीक्वेंस इसमें चलता रहता है। ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो आर्म है, करंट इन द आर्म एबी ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, आगे और लिख देना है, इन द आर्म सीडी इट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी। मैंने बोला था that is opposite to the direction of current through the arm AB। तो AB और CD में शुरुआत में जो है अपोजिट है, लेकिन जैसे C to D के बाद वो यहाँ पर Q के पास आता है, स्लिप रिंग के पास, अब वहां पर रिवर्सल हो जाता है करंट का। आफ्टर अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें दिखाई देगा कि आर्म AB इज अपवर्ड सीरीज ऑफ फोर्स, तो हमने देख लिया, ठीक है। तो जो स्लिप रिंग है वो कम्यूटेटर की तरफ बिहेव करता है। कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो करंट का डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने में माहिर होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको बता देना है, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का जो है कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट हो जाता है ओवर, ठीक है। अब जरा हम इसके डिटेल में देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से जो मैंने कहा था कि जो करंट का डायरेक्शन का रिवर्सल हो जाता है, ये हर हाफ डायरेक्शन में हो जाता है, और रोटेशन चूंकि मतलब एक में अपवर्ड है एक में डाउनवर्ड है, तो ओवरऑल एक रोटेशन इसमें ज्यादा होता है आपके इस शाफ्ट में, और इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस रोटेशन हो जाता है और ये रोटेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक कॉइल लिया, उसको कनेक्ट करेंगे तो ये फिनोमेना कॉन्टिन्यूअसली हो जाता है। करंट गया अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड करंट तो फ्लो हो ही रहा है। अब इसमें कनेक्टेड है शाफ्ट, वो फ्रीली अटैच होता है और वो रोटेट करने लग जाता है। अब रोटेट जैसे किया, आप इसको किसी भी चीज में लगा लो, अब इसको पंप चला लो, इसको मोटर चला लो, गाड़ी चला लो, कुछ भी चला लो, ये मोटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वर्किंग होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो नॉर्थ पोल है N और S, जिसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD रखा गया है, ठीक है। और फिर उसको वो कनेक्टेड है दो स्लिप रिंग के, उसके ऊपर दो ब्रशेज XY, ये लिखना जरूरी है ये वर्ड, और XY बैटरी से कनेक्टेड होता है, बैटरी में एक स्विच लगा है वो दिखा देना,
ठीक है। अब आगे लिखना है कि द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थ्रू वी सी दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इन द एडी इज द डाउनवर्ड, फिर सीडी की तरफ। लेकिन चूंकि स्लिप रिंग लगा हुआ है वो कम्यूटेटर की तरफ बिहेव करता है, करंट वहां पर रिवर्स हो जाता है और इस तरह से अदर हाफ पोर्शन में जो फोर्सेज लग रहा है वो अदर हाफ पोर्शन में उसके अपोजिट लग रहा है। इससे कंटिन्यूअस रोटेशन मेंटेन हो जाता है किसका, शाफ्ट का, जो कि जिसके ऊपर स्लिप रिंग अटैच्ड है, तो वो मूव करने लगता है एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली वी कैन टेक इन आउटपुट फ्रॉम द मोटर। तो मोटर से हम ले सकते हैं। हालांकि मोटर के बारे में देखा गया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखोगे तो जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है ये हमने पोल के अंदर रखा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में परमानेंट मैग्नेट, उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है। और जहां पर मैंने एक कॉइल दिखाया है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, जिसको हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि अभी आपने सिर्फ देखा ना कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे सिंपल ये समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक ऐसे रॉड रहता है आयरन का और उसके ऊपर ये ऐसे कॉइल माउंट्स होते हैं जिसको आर्मेचर कहते हैं। कभी आसपास के दुकान पे जाना जहां पर मोटर रिपेयरिंग होती है, उनको बोलना आर्मेचर बता दो, उनको बोलना मोटर का ये कॉइल वगैरह वो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे आर्मेचर बोलोगे ना निकाल के दे देंगे आपको। अलग अलग तरह का रहता है, रिपेयरिंग रहता है, वही एक्चुअली मोटर का मेन है। वो दोनों स्लिप रिंग ब्रशेज उनको मालूम रहता है, वहां पर आप एक बार विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको यहाँ पर सब समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, वो मैं आपको अगले क्लास में कराने जा रहा हूँ। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इसके अलावा सोलेनॉइड्स क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है सर्कुलर लूप में क्या होता है, so that I will do it separately. In this class I have just finished the introduction of the motor construction and working principle. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, write the construction and working principle of electric motor. एप्लीकेशंस बताओ, वो आपने ढेर सारा देखा, इसको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। होप सो all of you have understood this. See you in the next class. Thank you.